Okay, so we have started now. Hello, everyone. Am I audible? और आयन अब किसी को नहीं बुलाते हैं यार. Let's start with the class. इसके बाद वाली मीटिंग में we'll call other people if they want to join. Okay. All right. सब क्या हाल चल रहा है? जो अभी तक के टॉपिक्स हैं किस किस के क्लियर हो चुके हैं, किस किस के नहीं हुए, जो अभी तक हमने डिस्कस करें. Is everyone done with all the questions we have discussed till now? All right. Yes, cool. ठीक है यार. शुरू करते हैं. आज के कुछ क्वेश्चंस जो हमें डिस्कस करने हैं वो तो दो क्वेश्चन है. एक है वैलिड पैलिंड्रोम टू एंड द अदर क्वेश्चन इज वैलिड एनाग्राम. बोथ आर सिंपल इनफ एंड लेट्स सी कि आप लोगों को खुद को उसका एक आइडिया आता है कि नहीं आता है. तो आई एम पेस्टिंग द लिंक्स to you guys so that you also have them. Okay, and now you can see those links open up. Let's start with the valid anagram. Okay, तो valid anagram में क्या होता है? हमारे को दो स्ट्रिंग्स गिवन है. हमें बताना है कि ये दोनों के दोनों एक पेयर जो है इनका वो एक एनाग्राम है कि नहीं है. एनाग्राम पेयर बेसिकली मीन्स कि अगर एक स्ट्रिंग के अंदर वही सारे लेटर्स आ रहे हैं किसी और ऑर्डर में या सेम ऑर्डर में दूसरी स्ट्रिंग में, तो हम उसको एक एनाग्राम कहेंगे. ठीक है. एनाग्राम बेसिकली जैसे कि ए बी सी बी सी ए, ऑर्डर चेंज हो गया, लेटर सेम है. ए बी सी ए एंड ए बी सी, ये दोनों भी एनाग्राम है. तो क्वेश्चन समझ आ गया सबको, आई होप. कूल. तो कैसे कर सकते हैं इसको? एनीवन फ्रॉम यू गाइस वुड वांट टू टेल योर अप्रोच? Oh, one sort compare length. Yes. तो ये तो हर एक फंक्शन में हमारे लिए ट्रू ही रहेगा कि अगर लेंथ डिफरेंट होगी तो वहीं रिटर्न कर दो. इफ लेन एस नॉट इक्वल टू लेन टी, तो कुछ भी करो ये तो कभी भी ट्रू हो नहीं सकता, तो रिटर्न फॉल्स. ठीक है. सॉर्ट करके फिर कंपेयर करेंगे. नाइस आइडिया. सॉर्ट करो एंड कंपेयर करो. तो अगर हम इसका कोड लिखते हैं तो कैसा दिखेगा कि एस डॉट सॉर्ट टी डॉट सॉर्ट, दोनों का एक कैरेक्टर उठाओ. इफ एस नो फॉर आई इन रेंज लेन एस, if s of I not equal to t of I, रिटर्न फॉल्स. वरना ये लूप कंप्लीट होते ही रिटर्न ट्रू, अगर कोई भी केस डिफरेंट नहीं मिला. करेक्ट. देख लेते हैं ये सोल्यूशन ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा. एस इज अ स्ट्रिंग राइट. स्ट्रिंग के अंदर सॉर्ट का फंक्शन नहीं चलता क्या? स्ट्रिंग सॉर्ट. ओह ओके, आई थॉट ये लिस्ट की तरह ऑपरेट हो जाता है. तो हमारे को बेसिकली इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन वी कैन सॉर्ट. तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ एस इज इक्वल टू सॉर्टेड एस, तो उससे वो नहीं चलेगा फंक्शन. तो हमें बेसिकली कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा. join sorted
C in S. And similarly for T also, C, B, B. T, T. Does this run? क्या हो गया? Sorted function is working. This should work, right? String sorting, characters. Oh, we don't have to write it like this. We can write it like this. Sometimes Python is too good to understand. Too many functions लिस्ट के अंदर ऐसे होता है, इसको हम स्ट्रिंग की तरह ही सॉर्टेड में डाल सकते हैं. ओके, तो सबमिट पे क्लिक करते हैं एंड if sorted s is equal to yes, that is also a Python code, but that is called as cheating. So yep, we can do that. Instead of doing all this, we can say return sorted s equal to sorted t. बट अगर ये कोड अगर तुम अपने इंटरव्यू में लिख के आते हो तो तुम्हें इंटरव्यू कहेगा नहीं पाइथन यूज नहीं करनी, तभी इंटरव्यूअर्स को बहुत दिक्कत है पाइथन से, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही चीज़ें इम्प्लीमेंटेड है. ऐसे करने से दिक्कत है बहुत सारी. एक तो ये कि हमने बेमतलब में सॉर्ट किया, अगर हम लेंथ नहीं चेक करते तो लेंथ चेक करने से हम डायरेक्टली काफ़ी सारे केसेस के अंदर पहले से ही फॉल्स दे देंगे, हमें सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड दिस इज ऑल्सो स्टिल रनिंग इन द सेम कॉम्प्लेक्सिटी. सो या ओके solution, it can be optimized but very small. So extra marks for being smart, but no, that won't work in a real interview. But anyways, good attempt. What you can do is now tell me कितनी इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी थी जो हमने पहले लिखा था. O of n, O of n, O of n. ओके, लाइन से चारों के आंसर गलत हैं. सॉर्टिंग फंक्शंस जितने भी होते हैं वो n log n से ज़्यादा ऑप्टिमाइज तुम विदाउट एनी कंस्ट्रेंट नहीं कर सकते. हमें स्ट्रिंग्स गिवन है, उनको सॉर्ट करने में n log n टाइम लगेगा. तो दिस इज बेसिकली n log n complexity for line number 5, n log n complexity for line number 6, and then O of n approach this thing. Sorted की complexity n log n होती है, तो n log n plus n log n plus n, which is equivalent to n log n in मेन कॉम्प्लेक्सिटी. अगर हम इस फॉर्म में भी देखें तो ये पहले इसको सॉर्ट करेगा, फिर इसको सॉर्ट करेगा, फिर स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेगा. स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने में O of n टाइम लगेगा एंड सॉर्ट दोनों को करने में n log n टाइम लगेगा. तो दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, बट हमारा बड़ा वाला कोड के अंदर हमने ये जो काम किया है इससे थोड़ा सा फायदा हो रहा है. तो अगर हम बेसिकली ये काम कर रहे हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और पुराने वाले कोड के अंदर अगर हम ये डाल देते हैं तो दिस इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. तो n log n है, ये समझ आ गया. n log n plus n, करेक्ट. दोनों के लिए n log n लग रहा है और n is for comparing. Any doubts? All clear? Got it. Cool. Okay, very easy question, right? Cool. Then we can move on to the next question. Anyone has any doubt? But we will stay on this question for one more time.
अगर ये अप्रोच हम नहीं करते, हमें सपोज करो इससे बेटर अप्रोच करनी है, एन लॉग एन की जगह ओ ऑफ एन की अप्रोच लगानी है, तो मैं कैसे करूँगा? तो अब सॉर्ट तो कर नहीं सकते, सॉर्ट करते ही हमारी जो अप्रोच है वो मिनिमम एन लॉग एन हो जाएगी, क्योंकि एन लॉग एन का एक स्टेप तो आ ही गया हमारे पास। अब अगर हम सॉर्ट नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे इसके अंदर? सोचो इसी क्वेश्चन को विदाउट सॉर्टिंग अगर मुझे करना है। काउंट यूज कर सकते हैं, काउंट फॉर ईच एलिमेंट। हाँ, count for each element. How will we count each element? What is the actual process of doing that? हमें तो पता नहीं है कि कौन सा कैरेक्टर आने वाला है, तो कैसे काउंट रखेंगे? हम्म, ठीक है, काफी हद तक सही तरफ जा रहे हो आप लोग, बट आई गिव यू द अप्रोच फॉर दिस। सो व्हाट वी कैन डू इज यूज हैशिंग। बेसिकली हैशिंग के अंदर हम सबकी फ्रीक्वेंसीज को स्टोर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करने के लिए लेट्स से कि हम एक एस मैप बनाते हैं और एक टी मैप बनाते हैं। टी मैप इज इक्वल टू, बोथ आर बेसिकली मैप्स फॉर सी इन एस if C in not in S map C equal to 1, else S map C plus equal to 1, C in T, C not in T map, T map, T map. Now you have the frequencies, ठीक है? For अब दो मैप्स गिवन है जिसके अंदर हमारी जो कीज हैं वो कैरेक्टर्स हैं और जो वैल्यूज हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट वी नीड टू चेक इज, एक तो सबसे पहले यहाँ पे तो उसका चेक लगा ही देते हैं। इफ लेंथ एस नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ टी, ये वाला चेक तो सबसे पहले हर एक कोड में लगना ही चाहिए, बिकॉज दिस अगर ये सच हो गया तो हमारा कोड ओ ऑफ वन में चल जाएगा उस केस में, राइट? क्योंकि लेंथ चेक करने में ओ ऑफ वन लग रहा है। इफ लेंथ एस मैप नॉट इक्वल टू लेंथ टी मैप, अगर दोनों के अंदर नंबर ऑफ कीज डिफरेंट है, तो मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जो डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आए हैं वो डिफरेंट है दोनों के अंदर ऑब्वियसली, तो हम डायरेक्टली उनको बोल देंगे कि भाई नहीं, ये दोनों सही नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स फॉर C in S map और C in S map dot is, ये हमारा कैरेक्टर है। if SMC not equal to TMC, oh, return false, return. Does this work? Oh, and also I have to put if not TM, if C not in TM or this, run code, submit code, समझाता हूँ मैंने क्या किया है। ओके, तो ये पूरे के पूरे कोड का क्या मतलब है कि हम लोग बेसिकली दोनों की फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करा रहे हैं। इस पार्ट में हम अपना एस मैप बना रहे हैं जिसके अंदर हम एस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करा रहे हैं।
सेकेंड पार्ट के अंदर हम सेम काम कर रहे हैं फॉर टी मैप, उसके अंदर की जितनी कैरेक्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा दी। अब जस्ट एक प्रिलिमिनरी चेक लगा दिया मैंने कि दोनों के अंदर कीज सेम है कि नहीं है, एंड दिस इज हाउ आई एम डूइंग दैट। उसके बाद सारी की सारी कीज जो सी में है उनको मैं चेक कर रहा हूँ कि की वैल्यूज जो हैं वो टी मैप में एग्जिस्ट करते हैं। कोई की अगर है जो कि टी मैप में एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट मीन्स कि उसमें वो कैरेक्टर नहीं आया दूसरी स्ट्रिंग में, तो दैट मीन्स कि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। अगर आया तो क्या उन दोनों का काउंट सेम है? अगर काउंट सेम है तो हम उसको पास करने देंगे। अगर सबका काउंट सेम आ जाता है तो हम रिटर्न ट्रू करा रहे हैं। किस किस को समझ नहीं आया? काउंट फॉर ईच एलिमेंट, ये कोड समझ आ गया। 18 लाइन नंबर, वन मोर टाइम। 18 लाइन नंबर। बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारे पास दो हैश मैप्स गिवन हैं जिसके अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स की a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5, ऐसा कुछ गिवन है। ये 2 है यार, बहुत गंदा, बट 2 है। ठीक है, अब दूसरा ये हमारा अगर s मैप है, और ये अगर हमारा t मैप जो है दैट इज a इज इक्वल टू 1, b इज, यार क्या है, 1, b इज इक्वल टू 2 एंड x की जगह यहाँ पे v होता इज इक्वल टू 3। तो होगा क्या कि अगर हम, ये हमारा टी मैप है, सबसे पहला काम करेंगे कि हम चेक करेंगे क्या इन दोनों मैप्स का लेंथ या साइज सेम है। तो साइज इन दोनों का 3 है। इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स पड़े और इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स पड़े। हमने सबसे पहले चेक करके साइज ही अगर डिफरेंट है तो हमें पता है कि भाई ये दोनों मैप्स जो हैं इनके अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स पड़े हैं, सेम नहीं। अब जो कैरेक्टर्स और इनके पेयर्स बड़े हैं, कैरेक्टर्स और उनकी फ्रीक्वेंसी, अब उनको कंपेयर करा रहे हैं कि हमने सबसे पहले एस मैप से एक कैरेक्टर उठाया, उसको चेक किया क्या वो हमारे टी मैप में है। अगर है तो उन दोनों की फ्रीक्वेंसी को मैच कराओ, नहीं है तो रिटर्न करा दो फॉल्स। अगर है और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो भी रिटर्न करा दो फॉल्स। ठीक है, सिमिलरली बी के लिए भी यही काम किया। एक्स के लिए चेक करा, एक्स कैरेक्टर हमारे को टी मैप में नहीं मिला तो हमने कह दिया भाई निकल, ये तो नहीं हो सकता। तो यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेबस। ओके, कूल। हम लेट्स सी एक बार, अगर हम ये काम करने की जगह पे शायद डायरेक्टली रिटर्न एस एम इक्वल टू टी एम करते हैं तो क्या ये रन करेगा? पाइथन कैन हेल्प यू डिक्रीज द कोड। ओके, तो पहले वाले मेथड और इस वाले मेथड के अंदर हमने कितनी कितनी इस वाले मेथड में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? कौन बताएगा? ओ ऑफ वन, सक्षम क्या बोल रहे हो? ओ ऑफ वन कैसे हो सकती है? एक एक एलिमेंट में एक एक बार तो जा ही रहे हैं, तो ओ ऑफ एन तो है ही है। ओ ऑफ वन हैश सर्च हैश सर्च एक बार करने का ओ ऑफ वन होता है, पर अगर जितनी मर्जी बार अगर तुम हैश लगाओगे तो सबका ओ ऑफ वन एन टाइम्स ऐड होके ओ ऑफ एन बन जाएगा, राइट? हाँ, समझ आया? हाँ, कूल। ठीक है, तो इस कोड के अंदर हमारे को ओ ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस कोड में कितनी है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ टू एन। ओ ऑफ, तो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि टू एन जैसा टर्म ओ के अंदर नहीं आता है। ओ ऑफ टू एन इज इक्वल टू ओ ऑफ एन, तो हम ओ ऑफ एन ही बोलते हैं उसको। बट यू गाइज आर राइट, दोनों के अंदर सेम लग रही है। उसके बाद अगर मैं पूछता हूँ कि पिछले वाले जो हमारे एल्गोरिथम था उसके अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, तो क्या बोलोगे? यस, ओ ऑफ वन, क्योंकि हमने कुछ भी स्टोर नहीं कराया था, इसमें हम स्टोर करा रहे हैं, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओ ऑफ एन रीच कर रही है।
दिस इज गुड. अनदर वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन क्या हो सकता है? एक और तरीका, मतलब बेसिकली ऐसा ही है, बट अगर हमें दो मैप की जगह अगर मैं कहूँ कि मेरे को सिंगल मैप ही यूज करना है, तो मैं कैसे करूंगा? मैं ऐसे करूंगा कि एक स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को एक मैप में डालिए और दूसरी बार उसी मैप में चेक कर लिया कि सपोज करो मेरे एक मैप बन चुका एस एम का, और टी जो मेरी स्ट्रिंग है उसके लिए जो जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं मैं चेक करता जा रहा हूँ क्या वो मेरे कैरेक्टर जो है वो एस एम में पड़ा हुआ है. अगर पड़ा हुआ है तो उसका जो भी फ्रीक्वेंसी उसको एक कम कर दो, और जैसी उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे माइनस करने से किसी भी केस में जीरो हो जाती है तो उस पूरे के पूरे पेयर को ही मैप से हटा दो. फिर जैसे अगर मेरे पास ए के बाद बी आया एंड दिस इज बी, तो एक बी आया मेरे पास टी से, तो मैंने बी की फ्रीक्वेंसी एक कर दी, दो थी पहले. फिर दूसरी बार एक्स आया मेरे पास, तीन चार पांच बार इकट्ठे एक बार आता गया, तो हम एक एक बार इसको डिक्रीज करते गए और ये फिर जीरो हो जाएगा पांचवी बारी में और इसको हम हटा देंगे. फिर एक और बी आ गया तो हम इसको भी जीरो कर देंगे और इसको हटा देंगे. तो अब एट दी एंड दो कंडीशंस होनी चाहिए. एक तो ये कि ये पूरे प्रोसेस के अंदर कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं आना चाहिए जो कि हमारे मैप में एग्जिस्ट नहीं करता. टी के अंदर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि एस एम वाले मैप में एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मीन्स कि टी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं. और लास्ट में जब ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे को चेक करना है कि हमारा जो एस एम वाला मैप है दैट शुड बी एम टी नाउ, द लेंथ शुड बी इक्वल टू जीरो. तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं. मेक सेंस? हाँ सक्षम, यू आर राइट. बीच के अंदर बस हमें ये चेक करते रहना कि टीएम के लिए कोई भी टीएम नहीं, सॉरी, टी के लिए कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए जिसके अंदर हमारे पास एस एम में कैरेक्टर ना हो. सेट यूज कर सकते हैं. आई डोंट थिंक वी कैन यूज अ सेट बिकॉज फ्रीक्वेंसी इसके अंदर एक बहुत बड़ा खेल खेल रही है. फ्रीक्वेंसी बहुत ज़रूरी है. तो फ्रीक्वेंसी इज इम्पॉर्टेंट इन दिस केस एंड वी कैन नॉट इग्नोर दैट. तो सेट नहीं यूज कर पाएंगे. जैसे कि अगर मेरे पास दो स्ट्रिंग्स है ए बी बी और दूसरी स्ट्रिंग है ए बी, तो दोनों के सेट ए बी और ए बी बनेंगे? तो नहीं हो पाएगा, दोनों के सेट इक्वल है. तो सेट कैन नॉट वर्क. बट एक पाइथन में काउंटर होता है, पाइथन काउंटर, पाइथन काउंटर, काउंटर्स इन पाइथन, फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट काउंटर. तो ये जो हम काम यहाँ पे कर रहे थे, ये वाला पूरा काम, इस पूरे काम की जगह पे हम काउंटर को यूज कर सकते हैं. काउंटर बेसिकली फ्रीक्वेंसी ही काउंट करता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उसके लिस्ट के अंदर. तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला काम करने की जगह पे काउंटर का एक वेरिएबल बना लेता तो वो ये रिटर्न कर देता, सीधा ही डायरेक्ट मैप रिटर्न कर देता फ्रीक्वेंसी वाला. तो काउंटर इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. यू कैन सी द कोड. मैं उसको ज़्यादा आसान करके तुम्हें शुरू में कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता था, बट हम ये डायरेक्ट यूज कर सकते थे. तो काउंटर का कंसेप्ट एक बार देख लेना, सिंपल है. काउंटर एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, उसके अंदर बेसिकली जैसे हम मैप बनाते हैं वैसे ही उसकी जगह पे काउंटर, सेट बनाने के लिए हम सेट लिखकर उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसकी तरह ही हम यहाँ पे एक पूरी लिस्ट पास कर दें काउंटर का ऑब्जेक्ट बनाते हुए, और उससे हमारे पास बेसिकली इन सब का काउंट आ जाएगा. तो तीनों ही केस के अंदर हमारे को ये मिल रहा है जो कि हमें चाहिए था, कि या तो हम ऐसे करके एक एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी इसके अंदर दे के इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं कि मैप अंदर दे के इसके, जैसे हमने बना ही रखा है तो वो ऐसे ही सेम ही चीज़ है. और दूसरा एक पूरा का पूरा एरे दे दिए जो हम अपने केस में देते. तो इज इट क्लियर और नॉट? ओके, बढ़िया यार. ये क्वेश्चन हो गया है. एक और क्वेश्चन है आज के लिए, वो है पैलिंड्रोम, वैलिड पैलिंड्रोम. वैलिड पैलिंड्रोम के अंदर हमें एक इनपुट गिवन है, एक इनपुट स्ट्रिंग है, और क्वेश्चन गिवन है कि इस स्ट्रिंग में से हमें एट मैक्स एक कैरेक्टर रिमूव करके चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है. अगर नॉर्मली वैसे ही पैलिंड्रोम है तो ठीक है, वरना एक कैरेक्टर तक हम हटा सकते हैं इसको पैलिंड्रोम बनाने के लिए. अगर वो पैलिंड्रोम बन सकता है या फिर पहले से ही है तो रिटर्न करो ट्रू, वरना रिटर्न करो फॉल्स. तो जैसे अगर मेरे पास स्ट्रिंग है ए बी ए तो मैं रिटर्न करूंगा ट्रू. ए बी सी है तो भी रिटर्न करूंगा ट्रू, क्योंकि मैं सी को हटा सकता हूं यहां से. तो क्वेश्चन क्लियर है?
फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ बोलो, समझा नहीं मैं। फ्रीक्वेंसी एक काउंटर वाला कंसेप्ट पढ़ लेना, सेम ही है जो हम कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी बेसिकली मीन्स कि कितनी बार वो टर्म आया। फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट टर्म इज नंबर ऑफ टाइम्स दैट टर्म इज रिपीटेड। ठीक है। आ, तो फ्रीक्वेंसी कुछ मतलब बहुत ही हाई फाई टर्म नहीं है, जितनी बार वो आएगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे अगर ए बी सी डी ए है तो ए की फ्रीक्वेंसी 2 है और बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी 1। सिंपल एज दैट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन किस किस को समझ आ गया है? सक्षम को आ गया, कनिष्का को आ गया है, और गॉब्लिन को आ गया है। बेबस को आ गया क्या? या बेबस को नहीं आया? आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? एनी आइडिया? 1 मिनट सोचो और बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पैलिंड्रोम बनाना है। अगर एक स्ट्रिंग हमारे पास गिवन होती है और हमें पैलिंड्रोम बनाना होता है, मतलब पैलिंड्रोम चेक करना होता है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। या तो मतलब डायरेक्ट तरीका तो यही है कि एक स्ट्रिंग लो, उसको रिवर्स करो और दोनों को कंपेयर करा लो। तो दिस इज गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम। इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बट ओ ऑफ एन का ही सोल्यूशन है तो गुड इनफ, मतलब ओके। बट व्हाट एल्स कैन वी डू टू चेक? देन एक एक एलिमेंट हटा के देखो इट इज पैलिंड्रोम और नॉट, इफ ट्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस, दैट इज गुड अप्रोच। सक्षम बाय 2 पॉइंटर, व्हाट डू यू मीन? 2 पॉइंटर चलाएंगे और जब मैच नहीं करेगा तो क्या करेंगे? कहाँ से दोनों पॉइंटर? लेफ्ट से ही चला रहे हो, लेफ्ट और राइट से चला रहे हो, और जब नहीं मैच करेगा तो क्या करोगे? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अगर इक्वल नहीं, बीच में एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा है ना, तो उसको हटाना है। ये कोड तुम्हारा सही होता अगर तुम बता रहे होते कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है, सिर्फ स्ट्रिंग को चेक करना है, एक एक्स्ट्रा है। तो कैसे करेंगे? एनी आइडिया? किसी और को चमक रहा है? कंशिका को चमका कि नहीं? नहीं चमका। सक्षम सेट इफ डिफरेंस ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 देन ट्रू। सेट किस चीज का सेट? नहीं, इसके अंदर ऑर्डर से फर्क पड़ता है, मतलब सिर्फ सेट से नहीं हो पाएगा। चलो, गुड अप्रोचेस। द ओनली अप्रोच दैट वर्क्स हेयर इज हमारे गॉबलिन भैया की अप्रोच, जो कि कह रहे हैं कि पैलिंड्रोम के लिए बेसिकली एक कैरेक्टर लगा रहा विच इज ऑल्सो ब्रूट फोर्स। तो गॉबलिन की अप्रोच जो है कि एक स्ट्रिंग लो, उसके अंदर से पहला कैरेक्टर हटाओ, फिर चेक करो पैलिंड्रोम है कि नहीं है, फिर दूसरा हटाओ, फिर चेक करो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। इस कोड के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, कोई बताएगा? एनी आइडिया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, यस। क्योंकि एक बार पैलिंड्रोम चेक करने में ओ ऑफ एन टाइम लगेगा, क्योंकि हमें हर एक कैरेक्टर पे ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी तरीका लगाओ। सिमिलरली अगर हमारे को एन टाइम्स पैलिंड्रोम चेक करना है तो एन स्क्वायर हो जाएगा। हर एक बारी एन लगेगा और एन टाइम्स ही प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को हम हटा हटा के चेक कर रहे हैं, इसलिए एन स्क्वायर टाइम लगेगा। अब इसको अगर मुझे ओ ऑफ एन में करना हुआ तो हम क्या करेंगे, ये देखिए। तो अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो ये मेरी स्ट्रिंग है। सपोज मैं यहाँ से दोनों के एंड से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब दोनों एंड से स्टार्ट करते हुए जब 2 पॉइंटर अप्रोच ही लगाएंगे हम इसके अंदर। 2 पॉइंटर अप्रोच में जब तक हमारे को लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों से अंदर आते हुए कैरेक्टर सेम सेम मिल रहे हैं, तब तक तो हम अंदर आते रहेंगे। सपोज करो किसी एक लेवल पे जाके हमारे को 2 डिफरेंट कैरेक्टर मिल गए। यहाँ मिल गया ए, यहाँ मिल गया बी। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इस टाइम पे क्या होगा कि अगर ऐसा केस आता है तो हमें पता है कि भाई इससे पहली वाली स्ट्रिंग जो थी ए से पीछे और बी से पीछे वाली, वो तो सही थी। इन दोनों में से एक कैरेक्टर हटाकर अगर हम चेक कर लेते हैं कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है,
तो पता चल जाएगा। तो हो सकता है कि हमें बी हटाना हो, तो जो स्ट्रिंग हमें चेक करनी है पैलिंड्रोम के लिए वो है ए से बी के एक कैरेक्टर पहले तक, और दूसरी स्ट्रिंग जो है जिसमें हम ए को हटाएंगे वो है बी से ए के पहले तक, ए के बाद तक। तो अगर मेरी पोजीशन नंबर 5 और ये है 20, इन दोनों कैरेक्टर्स पे अगर मुझे डिफरेंस मिला है तो मैं चेक कर लूंगा कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है, एक बार स्ट्रिंग 6 से लेकर 20 तक के लिए और एक बार 5 से लेकर 19 तक के लिए। अगर ये दोनों में से एक भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो मैं कह दूंगा कि हाँ ठीक है, मुझे पैलिंड्रोम मिल जाएगा। पैलिंड्रोम चेक करना वैसे ही नॉर्मल तरीके से या तो 2 पॉइंटर लगा के कर लो या रिवर्स करके दे लो। ये समझ आ गया सबको? बहुत ही इजी सवाल। दोनों तरफ से हम एक एक पॉइंटर लेके चल रहे हैं। आई टेक एन एग्जांपल ओवर हियर। लेट से हमारी स्ट्रिंग है ए बी सी सी ए बी, एंड देन पीछे से भी अपना क्या है, बी ए सी सी बी ए, यानी इस बी की जगह यहाँ पे पी है और बीच में एक और स्ट्रिंग पड़ी हुई है ए सी ए ई बी। तो अब इस केस में क्या होगा कि हम दो पॉइंटर्स अपने पास रख रहे हैं, दो पॉइंटर्स ए और ए से स्टार्ट होंगे और ए बी सी सी ए तक सब कुछ सही था। इधर से ए बी सी सी ए हट जाएगा और पीछे से भी ए बी सी सी ए हट जाएगा, 2 पॉइंटर अप्रोच के अंदर। कि इतनी स्ट्रिंग हमने कंपेयर कर लिया, हटा कुछ नहीं है, दोनों तरफ के पॉइंटर्स हैं। अगर सेम हो रहा है तो दोनों को एक एक अंदर लेके मिडल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अगर डिफरेंट है तो हम देखते हैं अभी क्या होगा। अभी तक सेम आ रहे थे तो हमने अंदर तक चलते रहे। अभी जो पॉइंटर्स हैं वो बी और पी पे पहुंच चुके हैं, बी और पी पे पहुंच चुके हैं, तो हमें पता है कि बी या पी में से एक कैरेक्टर को तो हमें हटाना ही पड़ेगा। अगर हम बी को हटाते हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या बचेगी, ये बचेगी। और अगर हम पी को हटाते हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या बचेगी, ये बचेगी। तो अगर इन दोनों स्ट्रिंग्स में से कोई एक स्ट्रिंग है जो कि पैलिंड्रोम है, तो हम कह देंगे कि हाँ ये पैलिंड्रोम है स्ट्रिंग, इसमें से एक हटा के हम पैलिंड्रोम बना सकते हैं। वरना हम कह देंगे कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम एक कैरेक्टर हटाने से तो नहीं बन सकती। किसको समझ नहीं आया? आ गया, गॉट इट। बट ये पैलिंड्रोम नहीं था। करेक्ट, ये पैलिंड्रोम नहीं था एग्जाम्पल। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम यही करेंगे कि पैलिंड्रोम नहीं था पर पैलिंड्रोम हो सकता था। अगर यहाँ पे ई ना होता तो ये वाला जो केस होता, ये पैलिंड्रोम बन जाता, ये वाला नहीं बनता। तो हमें मिल जाता कि ये पैलिंड्रोम बन सकता है अगर हम इसमें से एक कैरेक्टर हटा दें। कौन सा हटा दें? इसमें पी हटा देंगे तो कैरेक्टर हमें मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ रिटर्न करना ट्रू या फॉल्स, तो हम कर सकते हैं, राइट। कोड की तरफ चलते हैं। कोड हमें कह रहा है कि सबसे पहली जो काम करना है हमारे को, एक स्ट्रिंग गिवन है, दोनों एल और अपने आर पॉइंटर्स को मार्क कर लो। 0, लेंथ ऑफ एस -1। ठीक है, एल और आर अपने मार्क हो गए। वाइल एल इज लेस देन r+1। मैं इसको r+1 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अगर l और r के बीच में एक का ही फर्क रह गया, अगर स्ट्रिंग दो की है तो हम उसको हमेशा एक पैलिंड्रोम बना सकते हैं, राइट। अगर स्ट्रिंग है ए बी ए सी तो उसमें से एक कैरेक्टर कोई भी हटा दो, दूसरा कैरेक्टर खुद में पैलिंड्रोम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें स्ट्रिंग को तभी तक कंपेयर करना है जब उनके बीच में एक से ज्यादा का गैप। तो अगर 5 पे है मेरा एल तो आर 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो हम हमेशा श्योर हैं कि पैलिंड्रोम बनेगा ही बनेगा। ठीक है। ये चीज समझ आ गई? यस और नो? बताओ। कूल। तो एल इज ग्रेटर देन आर, तो इफ एल नॉट इक्वल टू आर
सॉरी एस ऑफ आर, अगर दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, तो अब हमारे को क्या कंपेयर कराना है? अब हमें रिटर्न कराना है इन दोनों स्ट्रिंग्स में से एस ऑफ एल से लेकर R-1 तक। तो R-1 के लिए मुझे यहाँ पे R लिखना आएगा। तो मैं ऐसे तुम्हें अच्छे से दिखा देता हूँ, 1, 2, दो केसेस बन जाएंगे मेरे पास, और इन दोनों केसेस में कोई भी पैलिंड्रोम निकलेगा तो गुड है। L से लेकर R-1 तक, और S में L+1 से लेकर R तक। तो पीछे वाले टर्म में हम एक एक्स्ट्रा जोड़ के लिखते हैं क्योंकि उससे पहले रुकता है इसमें रेंज में, और यहाँ पे कॉमा नहीं डलेगा। ठीक है, तो मेरे पास दो केसेस हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी पैलिंड्रोम है तो सही है, नहीं है दोनों में से कोई भी पैलिंड्रोम तो हमें पता है कि एक हटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिटर्न 1 =1 का रिवर्स, रिवर्स किसी स्ट्रिंग के लिए ऐसे लिख देते हैं, और 2 =2 एल्स। अगर दोनों कैरेक्टर इक्वल थे तो हमें क्या करना था? L+=1, R-=1, रिटर्न ट्रू। अगर इस पूरे फंक्शन से वो घूम के बाहर निकल आता है, इसका मतलब हमें कोई भी कैरेक्टर जो है अनइक्वल नहीं मिला। तो हमें एट मोस्ट वन कैरेक्टर यूज करना था, बिना कैरेक्टर यूज करे भी अगर वो पैलिंड्रोम निकल जाता है, जो कि इस एल्गोरिथम से पक्का पक्का हो गया है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। आई थिंक दिस शुड वर्क। 1, 2 इनवैलिड सिंटैक्स। क्या हो गया भैया? ओ, 1 मिट गया यहाँ पे। ओके, तो ये कोड किसको, चल जाओ भैया। ए बी सी के लिए नहीं चला, आउटपुट इज नॉट मैचिंग। क्यों? एक बार इसी कंडीशन के अंदर कुछ दिक्कत होगी, लेट्स सी। तो L+=1। किसी को दिक्कत समझ आ रही है क्या? इसमें क्या चल रही है? L ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन। बढ़िया पकड़ लिए यार। थैंक्स यार गॉब्लिन, दिमाग सही लगा लिया। ये लेस देन वाली कंडीशन समझ आ गई सबको, और कोड समझ आ गया? किसी को कोई इशू? ओ, सक्षम था। नाइस यार, नाइस। ओके, हाँ, मैं कोड समझा देता हूँ क्या कर रहे हैं कोड में। तो बेसिकली जैसे मैंने एक बार आपको एल्गोरिथम बताया, एल्गोरिथम क्या कह रहा है, लेट्स मूव बैक टू दिस पार्ट। तो एल्गोरिथम कह रहा है हमारी पूरी स्ट्रिंग के अंदर अगर हम यहाँ से और यहाँ से शुरू करेंगे, हर एक कैरेक्टर को मिलाना, अगर मिलते जाएंगे तो अंदर की तरफ एक बार पॉइंटर अपना खिसकाते जाएंगे। किसी जगह पे आके अगर हमारे पॉइंटर्स कह दे कि ये कैरेक्टर सेम नहीं है, तो अगर ये और ये कैरेक्टर सेम नहीं है तो हमारे पास या तो हम इस कैरेक्टर को हटा दें या इस कैरेक्टर को हटा दें। अगर लेफ्ट वाले कैरेक्टर को हटाएंगे तो हमारे पास क्या स्ट्रिंग बचेगी? ये वाली स्ट्रिंग। और अगर राइट वाले कैरेक्टर को हटाएंगे तो हमारे पास क्या स्ट्रिंग बचेगी? हमारे पास स्ट्रिंग बचेगी यहां से लेकर यहां तक, इतनी। ठीक है, तो अगर इन दोनों स्ट्रिंग्स में से कोई भी पैलिंड्रोम है तो ठीक है। अगर पैलिंड्रोम इन दोनों में से भी कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, दोनों ही स्ट्रिंग्स पैलिंड्रोम नहीं है, तो फिर हम कह देंगे पॉसिबल ही नहीं है भैया। अब इसका कोड समझ लेते हैं। कोड में सबसे पहले हमने एल और आर अपने दोनों पॉइंटर्स को मार्क कर दिया कि एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। अब तब तक हम कोड चला रहे हैं जब तक दोनों के बीच में एक से ज्यादा का गैप है। जैसे ही दोनों के बीच में एक का गैप रह जाता है, एल और आर जो है एकदम एडजेसेंट वैल्यू से पहुंच जाते हैं, तो हमें पता ही है कि एडजेसेंट वैल्यूज में से अगर ए बी या दो लेटर की कोई भी स्ट्रिंग हो तो वो तो पैलिंड्रोम बन ही जाएगी। अगर एक कैरेक्टर उसमें से दोनों मैच ना भी कर रहे हो तो हम उसको पैलिंड्रोम बना सकते हैं। एक कैरेक्टर को रिमूव करते ही सिंगल कैरेक्टर बचेगा, और सिंगल कैरेक्टर इज ऑलवेज अ पैलिंड्रोम।
तो कूल है। उससे ज्यादा की स्ट्रिंग्स के लिए हमें कंपेयर करना है, तो एल और आर जब तक एक दूसरे से एक से ज्यादा के गैप पे हैं तब तक हम ये लूप चलाएंगे और चेक करेंगे कि एल और आर की जगह पे जो कैरेक्टर है क्या वो एक दूसरे से मैच कर रहा है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो दो स्ट्रिंग्स बन जाएंगी, एल से लेकर आर माइनस वन तक के लिए, और एक बन जाएगी एल प्लस वन से आर तक के लिए। तो अगर इन दोनों में से कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होती है तो रिटर्न करना है ट्रू। वो लिखा हुआ है इस लाइन में कि अगर वन जो है वन के रिवर्स के इक्वल है, या फिर टू जो है वो टू के रिवर्स के इक्वल है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। एल्स दोनों के दोनों इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं तो एल को भी एक आगे बढ़ा दो, आर को भी अपनी तरफ से एक आगे बढ़ा दो। इसको समझ नहीं आया? शेयर द कोड, हाँ मैं कोड शेयर कर दूंगा। कोड सारा का सारा ये गिटहब पे चला ही जाएगा, बट मैं आपको यहाँ पे भी भेज देता हूँ इफ यू नीड दिस। कंटिन्यू भी यूज कर सकते थे, कंटिन्यू कहाँ यूज कर सकते थे? हाँ यहाँ पे कंटिन्यू लगा सकते हैं, बात वो सेम ही है, कंटिन्यू। एंड इनके लिए शिफ्ट टैब, एल्स को हटा देंगे। Yep, this and that is the same thing. So both are just the same function. कूल है। ये क्वेश्चन हो गया है, किसी को डाउट है आज कुछ? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, रिटर्न के बाद कंटिन्यू का क्या काम? यस, रिटर्न के बाद कंटिन्यू का काम नहीं है, करेक्ट, कंटिन्यू का काम यहाँ पे है ही नहीं। So this code can be written like this। बिल्कुल सही बात है, मेरे से मिस्टेक। एनीबडी एल्स? इसको कुछ लग रहा है कि इसके अंदर और कुछ लगा सकते हैं, या फिर एनीथिंग एज अ डाउट, या ऑल क्लियर? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग बताओ क्या होगी इसकी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले देख लेते हैं, बताओ भाई। ओ ऑफ एन, व्हाट एल्स? गेस करो सबके सब। नो आइडिया? कनिष्का, सक्षम, गॉब्लिन। सक्षम says O of n square, Goblin says O of n, तनिष्का is pending। कुल इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O of n होगी सक्षम, क्योंकि हम हर एक कैरेक्टर पे सिर्फ एक ही बार आ रहे हैं ना। सिर्फ अंदर वाली जो स्ट्रिंग थी, उस स्ट्रिंग के लिए अगर मैं इस स्ट्रिंग को या इस स्ट्रिंग को जा रहा हूँ, तो बेसिकली सपोज करो एक केस है जिसके अंदर हमारे पास कोई कैरेक्टर मैच नहीं हुआ, तो उस केस में तो O of n लग रहा है, राइट? सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ से हमारा लेफ्ट वाला पॉइंटर मूव करता जाएगा, राइट वाला पॉइंटर मूव करता जाएगा, एक एक कैरेक्टर पे आते गए, खत्म। जिस केस में हमारे पास दो स्ट्रिंग्स बचती हैं, एक स्ट्रिंग ये हो जाएगी और एक स्ट्रिंग ये हो जाएगी। मान लेते हैं कि सबसे बड़ी बड़ी स्ट्रिंग्स ही हैं, पहला पहला कैरेक्टर में ही दिक्कत थी, तो दोनों स्ट्रिंग्स एन साइज की हैं, राइट? पर सिर्फ दो ही स्ट्रिंग्स हैं अपने पास, दो स्ट्रिंग्स हैं, और इनको पैलेंड्रोम एक बार इसको चेक करना है, एक बार इसको पैलेंड्रोम चेक करना है, दोनों में ओ ऑफ एन टाइम लग रहा है, तो एन प्लस एन इज 2n। तो एन स्क्वेयर नहीं होगा, एन दो ही बार चेक करना पड़ सकता है मैक्सिमम एक केस के लिए, तो एन प्लस एन, तो ओ ऑफ एन ही रहेगा। सक्षम समझ आ गया? सीपीवी में वाइल के अंदर फॉर लूप नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ यार लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी ये फॉर लूप यहाँ लगा पड़ा है, पर कोड के सिंटैक्स से कोड के एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चेंज होगी। स्ट्रिंग को कितना टाइम लग रहा है, मैं अगर इस पूरे कोड की अगर कॉम्प्लेक्सिटी ढंग से एक्सप्लेन करूं, तो ये ओ वन का टाइम है, ठीक है? ये लूप जो है ये मैक्सिमम ओ ऑफ एन में जा रहा है, ठीक है? या तो ये पूरा ओ ऑफ एन कंप्लीट करेगा, या फिर जितनी भी स्ट्रिंग के ऊपर ये वाला काम होएगा लाइन नंबर 7 में। लाइन नंबर 7 में क्या हो रहा है, वन को हम कंपेयर करा रहे हैं रिवर्स ऑफ वन से, तो पहले वन को रिवर्स करने में ओ ऑफ एन टाइम लगेगा, फिर कंपेयर करने में ओ ऑफ एन टाइम अगेन लगेगा। सिमिलरली
टू को रिवर्स ऑफ टू से कंपेयर कराने में ओ ऑफ एन टाइम लगेगा, रिवर्स ऑफ टू बनाने में ओ ऑफ एन टाइम लगेगा। सिमिलरली हमारी जो इससे ऊपर वाली स्टेटमेंट थी कि एल से आर, एल प्लस वन से आर, सॉरी एल से आर माइनस वन, एल प्लस वन से आर, ये दोनों वन और टू को बनाने में भी ओ ऑफ एन टाइम लगा है। सारे ऑपरेशंस ये ओ ऑफ एन के हैं, बट टोटल में सिर्फ एक ही बार चलेगा ये, उसके बाद रिटर्न हो रहा है। तो ओ ऑफ एन कुछ 4 5 6 7 बार चला, बट फॉर बिगर नंबर्स 6 and 7 and 8 and डज नॉट मैटर अलॉट। तो सबको अगर हम सम कर दें ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन, तो कुछ बार ही ओ ऑफ एन आया ना, तो इट इज स्टिल कांस्टेंट। सारे ये ऑपरेशंस जो हैं, ये ऑपरेशन, ये ऑपरेशन, ये ऑपरेशन, इनको कंपेयर कराने का ऑपरेशन, इसको और इन दोनों को कंपेयर कराने का ऑपरेशन, तो टोटल में 6 बार ओ ऑफ एन टाइम लगा अपने को पूरे उसमें मैक्सिमम। समझ आया? सीपीपी में भी ओ ऑफ एन टाइम ही लगेगा। सक्षम? नेस्टेड फॉर लूप में तो ओ ऑफ एन स्क्वेयर हो जाता है? नहीं, जरूरी नहीं है। एक वीडियो मेरी पहले से है, उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि जरूरी नहीं होता कि अगर लूप के अंदर लूप लगा हुआ है तो दैट मीन्स कि वो एन स्क्वेयर ही जाएगा। मेरी एक टॉप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वीडियो, लगता है वो या तो भूल गए हो या फिर देखी नहीं, तो उसको एक बार देख लेना, समझ आ जाएगा। इसी चैनल पे मिल जाएगी आई थिंक, डे 2 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। देखी है, देखी है, तो फिर भूल रहे हो तो कि लूप के अंदर लूप का मतलब ये नहीं है कि ओ ऑफ एन स्क्वेयर होगा यू। ठीक है, तो कूल है, ये चल गया है। मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन क्यों नहीं होगी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि तुम बस ऐसे सोच के देखो कि हर एक एलिमेंट में तो हम एक ही बार जा रहे हैं ना, एन बार तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसपे एन बार जाना पड़ेगा। कोई ऐसा एक एलिमेंट बता दो जो किसी भी केस में हमें एन बार जाना पड़ रहा है किसी एलिमेंट। चाहे लूप के अंदर लूप लगा पड़ा है, इसके अंदर फॉर का लूप जो है पूरा का पूरे जो बाकी की स्ट्रिंग है उसको ट्रैवर्स करके बाहर निकाल देगा, ब्रेक कर देगा ना, बाहर वाला लूप फिर चलता थोड़ी ना रहेगा। तो इट शुड बी गुड। यप, हो सकता है, बट इस केस के अंदर हमारे पास ओ ऑफ एन का ही काम। ये क्वेश्चन और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर सबको समझ आ गई तो बोलो ऑल क्लियर, या नहीं समझ आई तो बताओ। सक्षम? हाँ, ठीक है यार, ये क्वेश्चन आज के लिए बस यही क्वेश्चंस थे, एंड इसकी असाइनमेंट्स इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, यू कैन वॉच दैट लेटर। ऑल राइट, थैंक यू।